ये चटपन चौड़ चपन चटपन तुम तड़ाक छू छड़ाक आ इदा गड़ कर दिनता खरियां बोतला सुचियां बोतला आ कुल सुन्नी बिन पूत पात बिन तुरबत सुना रल के सबर आणगन मिचल जंपुना तुरक दिन जंडेशा दा तिरकड़ आ मुझे कॉल आई कि अम्मा की डेथ हो गई। अच्छा, आपको कभी किसी से मोहब्बत हुई है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अनस सिकंदर। आप देखें नया पाकिस्तान। नाज़रीन, आज मैं एक ऐसी शख्सियत के साथ मौजूद हूं जो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है और आपने इन्हें किसी न किसी स्टेज पे लाजमी सुना होगा। जी नाज़रीन, लोगों को हंसाने की कोशिश करते हैं और लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट लेके आते हैं। नाज़रीन, आज मेरे साथ मौजूद हैं कॉमेडियन, शायर, डांसर, स्टेज अदाकार चांद बड़र साहब उर्फ जोगी बाबा। तो नाज़रीन, इनका जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए कम है और इन्होंने अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया। अस्सलाम वालेकुम सर। आपने इतनी तेज बोला है कि मैंने गाला नहीं कट दे रहे बिच पहले तो मैं ये बताऊं कि मैं डांसर नहीं हूँ और शायर नहीं हूँ, एक्टर हूँ, कॉमेडियन हूँ और कोशिश करता हूँ कि लोगों को हंसाऊं। दूसरा ये है कि जैसे आपने, मेरा ख्याल है आपने पोइट्री की वजह से जो मैं मज़ाकरात में करता रहा हूँ उसकी वजह से आपने समझा है कि मैं शायर हूँ। तो शायरी पढ़ने की हद तक और सुनने की हद तक बात ठीक है आपकी, लेकिन शायरी करना एक बहुत ही मुश्किल काम है ज़ाहिर। अच्छा सर, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि जोगी बाबा का जो करैक्टर है वो आपको शोहरत की बुलंदियों पर ले गया और ये लोगों को बहुत पसंद आया, लोगों में बहुत हिट हुआ। तो ये जोगी बाबा कैरेक्टर का आपको ख्याल कहाँ से है? एक्टर की ज़िंदगी में बहुत सारे कैरेक्टर आते हैं जो उसे करने पड़ते हैं, निभाने पड़ते हैं। तो मैं चूँकि कमर्शियल थिएटर करता हूँ, आपको पता है जैसे कि, तो कमर्शियल थिएटर पे हमारा ये है कि हर 15 दिन के बाद ड्रामा चेंज होता है और हमारा कैरेक्टर चेंज हो जाता है। तो इसी तरह करते करते एक दिन मैंने ये मलंग जोगी का कैरेक्टर किया थिएटर पे, तो ये बड़ा लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया और उसके बाद फिर मैं मज़ाकरात में जब गया तो मेरे पास बहुत से कैरेक्टर करने के बाद एक लास्ट कार्ड था कि मैं ये कैरेक्टर करता। वहाँ ये कैरेक्टर जो है वो हिट हुआ, क्लिक किया इसने और उस्ताद मोहतरम जनाब अयूब खावर साहब, उन्होंने बड़ा मुझे अप्रिशिएट किया और उसके बाद उन्होंने कहा कि इसको हम कंटिन्यू करेंगे। देन ये फिर जोगी बाबा बना। अच्छा, ये बताएं, जो आप मंत्र पढ़ते हैं, इतनी तेज़ी से पढ़ते हैं जो जिसको कोई कॉपी नहीं कर सकता, तो ये आपने कहाँ से सीखा? ये चटपन चौड़ चपन चटपन तुम तड़ाक छू छड़ाक आ इदा गड़ कर दिनता खरियां बोतला सुचियां बोतला आ कुल सुन्नी बिन पूत पात बिन तुरबत सुना रल के सबर आणगन मिचल जंपुना तुरक दिन जंडेशा दा तिरकड़ आ। इसकी बात कर रहे हैं आप? जी, इसकी तर्जुमा क्या है? इसका तर्जुमा ये है कि चटपन चौड़ चपन की ये तेरी जेब च, जटपन तुम तड़ाक फटाफट कड शू छड़ाक आ फड़ा सो इसका मतलब कुछ नहीं है, एक्चुअली ये मंत्र ही है। तो मंत्र ये बबू राल साहब के एक ड्रामे का था, वहाँ से मैंने इसको लिया, फिर 2-4 चीज़ें इसमें ऐड की और ये एक जोगी बाबा का मंत्र बन गया, लोगों ने इसको भी पसंद किया। सो थैंक यू। अच्छा, ये बताएंगे, आप मंत्र पढ़ते हैं, कभी आप किसी को दिखाया सांप निकाल कर? नहीं, एक दफ़ा सांप निकला था तो जोगी ना सके, फिर आप ही ना सके। सो सांप तो नहीं निकलता, एक्चुअली ये है कि लोगों को हंसाने के लिए हमारे ये जो कैरेक्टर है ना जोगी का, ये हमारा कह लें कि हमारे कल्चर में है। यहाँ अगर आप देखें ना इंडो पाक जितना भी, तो हमारा कल्चर है, ये इस तरह के लोग आते हैं, आपको जोगी मिलेंगे, साधु मिलेंगे, है ना, तो वो मदारी मिलेंगे, ये पुरानी रवायात भी अब तक भी। अब तो हम चूँकि बड़े हो गए, अपने अपने ऑफिस में, आप भी नौकरी के चक्कर में है कि नहीं, तो अनु की पता होगा कि बांदरा वाला की कर रहे हैं बाहर निकल के की हाल है। तो अगर आप चौक में जाएं तो वो बांदरी लेके, मोंकी लेके खड़े होते हैं जी। तो अगर आप उनको कहे ना कि आप जरा कुछ करके वहाते, ओदा बांदर सौरे भी जाता है, ओदा बांदर टोपी पा के भी टुरता है, जेंटलमैन भी बनता है, ओदा बांदर जड़ा है वो किसी वेले कौला लैके भी इंज लोगों के अगे जाता है, तो ओदा बांदर जड़ा है वो किस लिए जोगी भी बन जाता है। अच्छा, ये बताएं, जो आपका मुज़ाकरात प्रोग्राम है उसमें आपको लोग अभी मिस करते हैं, तो उसको छोड़ने की ऐसी क्या वजह है सर? नहीं यार, मेरे ख्याल में कि कुछ ऐसा कोई ख़ास वजह नहीं थी, मुझे बहुत कुछ करना है और इसलिए फिर मैंने सोचा कि यार चलें कुछ और भी ट्राई करते हैं। करते हैं अब ये जोगी चुके, ये लोगों ने इससे प्यार किया तो फिर मैंने इसको सोशल मीडिया पे अब बेपनाह प्यार किया है, बेपनाह प्यार किया है लोगों ने इससे। तो वो उसी प्यार को देख के फिर मैंने कहा कि यार इसको भी साथ साथ कैरी करते हैं। तो आजकल मैं ये सोशल मीडिया पे कर रहा हूँ दी जोगी बाबा शो के नाम से, ठीक है, PakTV.tv वेब चैनल है, उस पर ये दी जोगी बाबा शो आ रहा है। आपके व्यूअर से भी कहूँगा कि देखें जाके और सब्सक्राइब करें। अच्छा, ये बताएं कि यहाँ तक कामयाबी आपने हासिल की, तो इसमें किस किस मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ा? क्योंकि कामयाबी के रास्ते में मुश्किलात आती हैं। एग्जैक्टली आती हैं और मुझे भी मुश्किलात से गुजरना पड़ा। हालांकि मैं अपने घर वालों का बड़ा लाडला था,
अपनी दादी का सबसे लाडला मैं ही था, और आज भी मैं अपने घर में सबसे लाडला हूँ। इतना बड़ा हो गया फिर भी, बड़ा से मुराद के भाई अब 30-35 साल के हो गए हैं, तो फिर भी मैं अपने घर में लाडला ही हूँ। सो इतने लाड प्यार देखने के बावजूद भी मैं समझता हूँ कि जो मेहनत नहीं करता वो फिर उसको वो मुकाम भी नहीं मिलता। तो अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ करें और दुनिया में नाम पैदा करें तो मेहनत ज़रूर करें। जी, अच्छा ये बताएं, कभी आपको घर से मार पड़ी हो, बड़ी तगड़ी पड़ी हो? नहीं, मेरे वालिदैन, मैंने चूँकि आपको बताया कि मैं बहुत लाडला था, तो मुझे बहुत कम मार पड़ी है। अगर कभी पड़ी भी होगी तो अम्मा से 1-2 पड़ गई होंगी, अदरवाइज़ कभी भी मुझे किसी ने नहीं घर से मारा। अच्छा, आप ये बताएं कि आपने शायरी का भी आगाज़ किया और ये सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग पर भी गई और लोगों को ये बहुत पसंद आई, तो ये शायरी कहाँ से आपने सीखी और पढ़ना शुरू कर दी? यार शायरी मैं सीखी कहीं नहीं से नहीं है मैंने, और ना ही मैं शायर हूँ। एक्चुअली मुझे शायरी की थोड़ी बहुत समझ आती थी सुनने में, तो मुझे अच्छा लगता था शेर सुन के भी, फिर मुझे याद भी हो जाता था। कोई शेर अगर बहुत ही अच्छा लगता तो वो याद भी हो जाता। तो ये जोगी में मेरी एग्ज़िट नहीं थी कि मैं पूरा एक्ट करने के बाद किस बात पे आउट हो जाऊंगा। तो मैंने एक दिन शेर सुनाया तो उस पर क्लैप आई, मैं उसी क्लैप में आउट हो गया। तो फिर मैंने तय किया कि ये मेरी एग्ज़िट है, मैं शेर सुना के तो फिर जाया करूँगा। तो वो जब मैं शेर सुना के जाता था तो लोगों को वो याद रह जाता था। तो आज हमारे नाज़रीन को कौन सा शेर सुनाएंगे आप? जिनके हाथों में सदाकत के अलम होते हैं, जिनके हाथों में सदाकत के अलम होते हैं, तयशुदा बात है वो तादाद में कम होते हैं। बहुत ज़बरदस्त। अच्छा ये बताएं कि अगर कोई इस फील्ड में आना चाहता है तो उसको कितनी मेहनत करनी चाहिए और कैसे वो कामयाब हो सकता है इस फील्ड में, जिस तरह आपने जोगी बाबा का जो करैक्टर है इतना कामयाब हुआ और लोग आपको पसंद कर रहे हैं? मैं समझता हूँ कि कोई भी आए तो वो थ्रू प्रोसेस ही आएगा। जैसे ऐसा ही है जैसे कि आप अगर तीसरी क्लास में पढ़ते हैं तो आप मैट्रिक के पेपर नहीं दे सकते, आप चौथी के ही देंगे, चौथी के लिए ही पास करेंगे ना तीसरी को। सो इस तरह स्टेप बाय स्टेप आप ऊपर आते हैं। तो जैसे ही बंदा स्टेप बाय स्टेप ऊपर आता है तो फिर उसको पता होता है कि प्रोसेस क्या है, उसको अपनी काम की अहमियत का, अपनी वर्थ का अंदाज़ा हो जाता है। सो पहले भी, अभी आपसे पहले भी एक इंटरव्यू में कह रहा था कि सीख के आना चाहिए। आने वाले लोगों को भी मैं यही कहूँगा कि आप सीखने के अमल में रहें। स्टूडेंट रहेंगे तो करते रहेंगे, करते रहेंगे तो कामयाबियाँ जो हैं वो मिलती रहेंगी। सो स्टूडेंट रहना चाहिए बंदे को। अच्छा, आपको कभी किसी से मोहब्बत हुई है? बिल्कुल, मोहब्बत के बगैर कोई इंसान है ही नहीं, है ना, अनकम्प्लीट है। तो मोहब्बत मुझे होती है और है भी, और मोहब्बत के बगैर मैं ज़िंदा ही नहीं रह सकता। अगर मैं आपको सच्ची बात बताऊं तो मोहब्बत मुझे हुई है। मुझे नहीं पता कि आप किसी लड़की वाली मोहब्बत की बात कर रहे हैं या ओवरऑल मैंने अपने काम से सबसे ज़्यादा प्यार किया है। अगर मैं आपको बताऊं तो अपने इस मोहब्बत को कायम रखने के लिए मैंने बहुत सी मोहब्बतों की कुर्बानी दी है। जैसे कि अपनी फैमिली को भी इतना टाइम नहीं दिया जितना इस काम को टाइम दिया है। तो जो फर्स्ट मोहब्बत है ना और लास्ट मोहब्बत है वो काम ही है, इसके अलावा दिल नहीं लगता। अगर इसके अलावा कहीं दिल नहीं लगता तो इसका मतलब है मोहब्बत यही है। अच्छा ये बताएं कि आपने ये किस शहर में आप पैदा हुए और ये आपने अदाकार का जो है रूप कहाँ से ये स्टेज पे आपने करना शुरू किया और अब तक उसमें मुश्किलात तो आई हैं वो आपने बताया, लेकिन सच मुश्किलात कोई भी नहीं थी। कह लें कि एक मेहनत है वो जो आपको करनी ही पड़ती है। उसके लिए जो एक लाडला बच्चा होता है ना, तो मैं आपको बताऊं जब लोगों को, बच्चों को 1 रुपया 4 आने 8 आने मिलते थे तो मुझे उस वक्त में भी 100 रुपीज़ मिलते थे अपने दादा अबू से। तब की बात कर रहा हूँ। अगर कोई बच्चा एक चढ़ाने के लिए गुड्डी लेके आता था पतंग, तो मेरे पास 12-15 पतंगे होती थी और मेरे दोस्त भी वही उनमें से उड़ाते थे और बाद में वो ये भी कहते थे कि यह तो मेरी है। मुझे मोहब्बत और प्यार बहुत मिला है, मुश्किलात भी आई हैं। मैं बेसिकली गुजरात में पैदा हुआ, गुजरांवाला में पैदा हुआ और गुजरात से मैं बिलोंग करता हूँ। तो बस करते करते लाहौर आ गया मैं। जब मेरा हाल है कि मैट्रिक के बाद थोड़ी सी मुझे होश आई तो मैंने समझा कि यार मुझे ना गुजरात में नहीं रहना, मुझे लाहौर जाना है। अगर मैंने पढ़ाई भी करनी है तो मैं लाहौर जाऊँ।
ताकि मैं शाम को वहाँ कहीं, फिल्म इंडस्ट्री भी थी तब, और मुझे फिल्मों में काम करने का शौक़ था असल में। तो मामू थे मेरे बब्बू बराल साहब जो कि इस फील्ड में थे, और हमारी फैमिली के काफ़ी लोग हैं जो फिल्म इंडस्ट्री में रहे। फिर बब्बू बराल साहब जो हैं वो थिएटर पे रहे। तो बब्बू बराल साहब का ये था मुझे कि उन तक मेरी एक्सेस थी, मैं उन तक पहुंचा और फिर उन्होंने ही मुझे आगे ट्रीट किया, और फिर करते करते आर्टिस्ट बन गए हम भी। अच्छा, ये बताएं कि कभी आप परफॉर्म कर रहे हो, लोगों को हंसा रहे हो, लेकिन अंदर से आप दुखी हो? बहुत बार ऐसा हुआ है। कोई एक वाक़या हमें बताएं ना सर। हाँ, मुझे याद है कि बब्बू बराल साहब भी उस ड्रामे में थे। तो मेरी नानी अम्मा की डेथ हो गई थी, तो हम लोग ड्रामे पे ही थे। तो बब्बू साहब का सेलफोन जो था वो मेरे पास था। तो मुझे कॉल आई कि अम्मा की डेथ हो गई। मैं तब थोड़ा टीनेजर था, मुझे बड़ा एकदम शॉकिंग न्यूज़ थी मेरे लिए। तो मैंने बब्बू साहब को बताया कि मैंने कहा कि जी अम्मा की डेथ हो गई है। तो वो तो कह रहे हैं कि हम हॉस्पिटल से वापस आ रहे हैं। तो बब्बू साहब कहते हैं, अब देखें फ़नकार के अपने काम के साथ लॉयल्टी। बब्बू साहब कहते हैं, अच्छा हमारी डेथ हो गई? मैं कहा जी। अच्छा यार, ड्रामा ख़त्म होता तो फिर जाने यहाँ से। तो ये मेरे लिए कह लें कि इससे भी ज़्यादा बहुत ही, फिर मैंने सोचा ठीक है ड्रामा ख़त्म होता तो जाते हैं। तो वो एक लम्हा था। और एक और वाक़या है कि मेरा भाई जो है वो कहीं कराची में था। तो ऐसे ही मुझे मेरे से छोटे ने फ़ोन किया कि वो वहाँ बड़ी प्रॉब्लम में है, तो आप ज़रा उसको चेक करें कि वो उसका कोई मसला हल करें। तो वो ऐसे, उसने को पता नहीं, वो डरा हुआ था एक्चुअली, बात ऐसी कोई नहीं थी लेकिन वो डरा हुआ था। उसने डर के उसको फ़ोन किया, उसने मुझे फ़ोन किया। तो मैं अपनी एंट्री पे अंदर एंटर होने वाला था जब उसकी कॉल मैंने सुनी। तो उसने कहा कि ये प्रॉब्लम है, उसको किसी तरीके से वापस बुलाएं। यकीन करें कि मैं इतनी देर में सेट पे चला गया, लोग मुझे देख के तालियां बजा रहे हैं और मेरे सामने सारा हॉल घूम रहा है ऐसे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या होगा, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने हंसाया उनको। तो ये दो चीज़ें थी, और भी हैं बहुत सी। नॉर्मल इंसान है, ज़ाहिर है हमारे साथ भी ऐसा ही है जैसे नॉर्मल इंसानों के साथ। अच्छा, अब आपके फ्यूचर प्लान क्या है? फ्यूचर में आप क्या करने जा रहे हैं? फ्यूचर में इंशाल्लाह ताला अभी तो मैंने ये सोशल मीडिया पे जोगी बाबा शो स्टार्ट किया है, चूँकि लोग प्यार करते हैं इसके साथ। तो मैंने फिर इसको PakTV.tv के प्लेटफॉर्म से दी जोगी बाबा शो, और फेसबुक पे भी दी जोगी बाबा शो के नाम से इसका पेज। और इसके अलावा जो है वो मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश कर रहा हूँ कि मैं एक मूवी जो है उस पे काम करूँ, और जैसे ही कुछ हालात बेहतर होंगे तो इंशाल्लाह ताला एक मूवी बनाने का भी सोच रहे हैं। अच्छा, लोग आपसे इतनी मोहब्बत करते हैं, आपके फ़ैन इतने आपसे लव करते हैं, तो उनके लिए आप क्या पैगाम देंगे? हमेशा मोहब्बत से रहें, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें, और मोहब्बत को ही सुनें, अच्छी बात को सुनें और उसी को जहन में रखें। अगर कोई नेगेटिव बात आए, मनफी तासुर जिससे निकलता हो, तो प्लीज़ उसको अपने दिमाग से डिलीट करें फ़ौरन से पहले, क्योंकि वो आपकी बॉडी के लिए नुकसानदेह होगी, वो आगे जिस पे इम्प्लीमेंट करेंगे आप उसके लिए भी नुकसानदेह होगी। सो पॉजिटिविटी को प्रायोरिटी पे रखें, अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखें, और हमेशा अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, अच्छा सुनें, अच्छा देखें, और अच्छा सोचने की अपने अंदर सलाहियत जो है उसको उजागर करें। अच्छा, अब ये बताएं कि कोरोना वायरस पूरे पाकिस्तान में फैल चुका है, और इस पर आप आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? कोरोना वायरस के हवाले से मैं यही कहूँगा कि गवर्नमेंट की जो भी स्ट्रेटजी है उसको फॉलो करें, और जो गवर्नमेंट हदायत आपको देती है उस हदायत पे अमल करें, और अपने आप पे भी रहम करें, अपने प्यारों पे भी रहम करें, और अपने आसपास के जितने भी लोग हैं उन पे रहम करें, और ताकि अल्लाह ताला हमें इस वबा से निजात दिलाए और सब हंसी खुशी जो है वो यहाँ रहें। सर, जो मुखय्यर हज़रात हैं, जो इस्तिताअत रखते हैं, उनको क्या करना चाहिए? राशन तकसीम करना चाहिए, उनके लिए एक पैगाम? मैं देख रहा हूँ, मैंने एक पैगाम दिया भी है, अपने शो के ज़रिए ही लोगों तक पहुँचाया है, कोशिश की है कि मैं पहुँचाऊँ। तो यहाँ भी मैं यही कहूँगा कि अगर आप किसी को राशन देते हैं तो खुदारा उसकी तशहीर ना करें। अगर किसी हकदार को आप दे रहे हैं तो उसका हक है, इसमें आपका कोई कमाल नहीं है कि आपके पास ज़्यादा पैसे हैं तो उसके पास कम पैसे हैं।
वो भी ऐसा ही इंसान है जैसे हम इंसान हैं। तो अगर किसी की मदद करनी है आपने तो ऐसी पर्दादारी के साथ करें जो हमारे दीन में है, इस्लाम में है, और जो हमारी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हमें तालीमात हैं उस पर अमल करें। देखें, किसी की मदद करें तो इस्लाम में है, जैसे कि मैं भी एक तालिब इल्म हूँ, तो मैंने ये सुना है कि अगर एक हाथ से दे रहे हैं तो दूसरे हाथ को भी पता ना हो कि आपने किसी को दिया है। सो इसी तरह से आप एक अच्छे और एक बाअखलाक और मोमिन होने की यही निशानी है कि आप किसी का पर्दा रखें। सो पर्दे से काम करें और जो हकदार है उसका हक कभी ना रखें। शुक्रिया सर आपका इतना टाइम देने का। बहुत शुक्रिया आपका भी और आपके देखने वालों। जी नाज़रीन, नेक्स्ट वीडियो के लिए अपने मेज़बान को दी इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।